हम सब सपने देखते हैं। ये तो एक ऐसी चीज है जो हम सब में कॉमन है। लेकिन कभी सोचा है कि ये सपने हैं क्या? सिर्फ हमारे दिमाग की कोई कल्पना, या इनके पीछे कोई बहुत गहरा राज छिपा है? चलिए आज थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। चलते हैं प्राचीन भारतीय ग्रंथों की दुनिया में। पता लगाते हैं कि सपनों की कहानियां क्या सच में सिर्फ कहानियां थीं, या फिर उससे कई ज्यादा कुछ और। और यही यही तो वो सवाल है जो इस पूरी छानबीन की जड़ है। जरा सोचिए, क्या हो अगर वो बातें जिन्हें आज हम शायद अंधविश्वास मान के भूल चुके हैं, असल में वो हजारों साल पुराना एक पूरा साइंस हो, एक ऐसा विज्ञान जिसका नाम था स्वप्न। सिर्फ ये सोचिए, कमाल किया है ना। तो देखिए, मामला यहाँ आकर ना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। एक तरफ तो हैं कहानियाँ जो कहती हैं कि सपने तो भगवान के संदेश हैं, या जब हम सोते हैं तो हमारी आत्मा कहीं घूमने निकलती है। ठीक है, पर दूसरी तरफ उन्हीं किताबों में, उन्हीं ग्रंथों में सपनों को हमारे शरीर और मन को समझने का एक बिल्कुल साइंटिफिक तरीका बताया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कल्पना है या विज्ञान? आखिर सच है क्या? तो ठीक है, इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें चलना पड़ेगा टाइम मशीन में, सीधे पीछे उस दौर में। हम बात कर रहे हैं वेदों की, उपनिषदों की और आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों की दुनिया की। एक ऐसी दुनिया जहां सपनों को समझना सिर्फ एक क्यूरियोसिटी नहीं थी, बल्कि ज्ञान हासिल करने का एक बहुत जरूरी रास्ता माना जाता था। और सुनिए, सपनों की ये स्टडी कोई नई चीज नहीं है। ये परंपरा तो हजारों हजारों साल पुरानी है। इसकी शुरुआत होती है ऋग्वेद से, जहां बुरे सपनों का जिक्र मिलता है। फिर अथर्ववेद में इन सपनों को बाकायदा क्लासिफाई किया गया। और जब उपनिषद का दौर आया तो सपनों की असलियत पर ही बड़े गहरे सवाल उठाए गए। जब हम उपनिषदों तक पहुंचते हैं तो ये खोज और भी ज्यादा, मतलब और भी डीप हो जाती है। यहाँ सपनों को आत्मा यानी आत्मन और हमारी चेतना को समझने की चाबी माना गया। पॉइंट भविष्य देखना नहीं था, मकसद था खुद को जानना। खासकर मांडुक्य उपनिषद में चेतना को 4 स्टेट्स में बांटा गया। पहला है जागृत, यानी जब हम जागे हुए हैं। दूसरा स्वप्न, जब हम सपने देख रहे हैं। तीसरी है सुप्त, यानी वो गहरी नींद जिसमें सपने नहीं आते। और चौथी तुरीय, जिसे ट्रांसेंडेंस की स्टेट माना जाता है। देखिए कितना सिस्टमैटिक तरीका था चेतना को समझने का। और यहाँ चीजें और भी फैसिनेटिंग हो जाती हैं। हर स्टेट में आत्मा को एक अलग नाम दिया गया है। जब हम जागे हैं तो ये वैश्वानर है, जो बाहर की दुनिया को एक्सपीरियंस करती है। सपने में यही आत्मा तेजस बन जाती है, जो मन की अंदर की दुनिया को देखती है। और गहरी नींद में ये प्राज्ञ है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ आनंद है। जरा सोचिए, वो लोग चेतना के हर लेवल को कितनी कितनी बारीकी से मैप कर रहे थे। तो एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, अगर सपनों से मन और आत्मा की गहराइयों तक जाया जा सकता है, तो क्या उनका हमारे फिजिकल शरीर से भी कोई कनेक्शन है? बस यहीं से हमारी ये जो पूरी कहानी है वो फिलॉसफी से निकलकर फिजियोलॉजी यानी शरीर विज्ञान की तरफ मुड़ती है। और इस मोड़ पर एंट्री होती है आयुर्वेद की। आयुर्वेद के हिसाब से सपने सिर्फ दिमाग की कल्पना नहीं थे, नहीं, वो हमारे शरीर का आईना थे। एक ऐसी लैंग्वेज जिससे ये पता चलता था कि हमारे अंदर आखिर चल क्या रहा है। अब इसको समझने के लिए ना हमें दोष के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। वात, पित्त और कफ, ये 3 फंडामेंटल एनर्जीज हैं जो हमारे शरीर की प्रकृति और हेल्थ को कंट्रोल करती हैं। और आयुर्वेद कहता है कि जब तक इन तीनों दोषों में बैलेंस है, तब तक हेल्थ अच्छी है। और कमाल की बात तो ये है कि इस सिस्टम में सपने एक डायग्नोस्टिक टूल बन जाते हैं। मतलब सपनों को एनालाइज करके बीमारी के शुरुआती संकेतों को, जिनको पूर्व रूप कहते हैं, उनको पहचाना जाता था। यहाँ तक कि बीमारी कितनी सीरियस है, यानी अरिष्ट, इसका भी अंदाजा सपनों से लगाया जाता था। और बिल्कुल सिंपल सा रूल था, अगर किसी को डिस्टर्ब करने वाले सपने नहीं आ रहे तो माना जाता था कि उसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है। तो इन शॉर्ट बात यह है कि शरीर में जो भी दोष, चाहे वात, पित्त या कफ, इम्बैलेंस्ड है, वैसे ही सपने आएंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर वात बढ़ा हुआ है तो हो सकता है उड़ने या भागने के सपने आए। अगर पित्त बढ़ा है तो शायद आग या गुस्से वाले सपने दिखें। सोच के देखिए, ये शरीर और मन के बीच का एक डायरेक्ट कनेक्शन है। लेकिन
सपनों का इस्तेमाल सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं होता था। हम जब महाकाव्यों और बौद्ध परंपराओं को देखते हैं तो पता चलता है कि सपने साइकोलॉजी और गाइडेंस का भी एक पावरफुल टूल थे, खासतौर से उन लोगों के लिए जिनके हाथ में सत्ता थी। रामायण का ये एग्जाम्पल देखे ना, यहाँ त्रिजटा का सपना सिर्फ एक सपना नहीं है, वो आने वाले वक्त का एक सिंबल है। ये रावण की हार का प्रतीक था। इससे साफ पता चलता है कि उस दौर में सपनों को कितना पावरफुल और कितना इम्पोर्टेंट समझा जाता था। और बौद्ध ट्रेडिशन में तो सपनों का एनालिसिस एक तरह से साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जैसा बन गया था। भिक्षु क्या पढ़ते थे? वो राजा के सपने सुनते थे, उससे उसकी चिंताएं, उसकी इच्छाएं समझते थे और फिर उसके हिसाब से उसे सलाह देते थे। गाइड करने का ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका था सही में। तो हमने फिलॉसफी देखी, फिजियोलॉजी देखी और साइकोलॉजी भी, तीनों एंगल से इसको समझ लिया। अब वक्त आ गया है कि इन सभी धागों को एक साथ जोड़ा जाए और इस प्राचीन रहस्य से पर्दा उठाया जाए। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर ये सब इतना लॉजिकल था, इतना साइंटिफिक था, तो फिर इसे देवताओं और राक्षसों की कहानियों में लपेटकर क्यों पेश किया गया? इसका जवाब उस वक्त के समाज की सोच में ही छिपा है। और इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है। देखिए, उस जमाने में ना साइंस अगर रिलीजन और माइथोलॉजी में लिपटा हुआ हो तो लोग उसे ज्यादा आसानी से एक्सेप्ट करते थे। ये एक आहा मोमेंट जैसा है। साइंस को कहानियों का रूप इसलिए दिया गया क्योंकि उस दौर का समाज उसे इसी रूप में बेहतर समझ सकता था और मान सकता था। इसको ऐसे सोचिए कि माइथोलॉजी जो थी वो पैकेजिंग थी और अंदर जो प्रोडक्ट था वो था प्योर साइंस। ये ज्ञान को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाने का एक बेहतरीन तरीका था, एक ऐसे फॉर्मेट में जो लोगों को याद भी रहे और आसानी से समझ भी आ जाए। और पता है, यही बात इस पूरे अप्रोच को इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। वो लोग शरीर, मन और आत्मा को अलग अलग करके नहीं देखते थे। उनके लिए एक ही सपने का एनालिसिस इन तीनों चीज़ों को समझने का जरिया था। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, एक ऐसा नजरिया जिसे आज की मॉडर्न साइंस दोबारा से डिस्कवर करने की कोशिश कर रही है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। अगर सपनों से जुड़ी ये कहानियां असल में साइंस थीं, तो सोचिए ऐसा और कितना प्राचीन ज्ञान होगा जिसे हमने सिर्फ इसलिए अनदेखा कर दिया क्योंकि वो आज की मॉडर्न साइंस की भाषा में नहीं लिखा गया था। ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर करता है।